मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको जर्मनी का राष्ट्रीय एकीकरण जो है उसके विषय में बताया था। उसके जर्मनी के एकीकरण में आने वाले व्यवधान और उसके बाद हमने क्या था, जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व तथा जर्मनी एकीकरण के सूत्रधार बिस्मार्क। आज हम लेंगे एकीकरण के विभिन्न चरण। तो जर्मनी के एकीकरण के विभिन्न चरण, इसमें पहला ले रहे हैं हम एकीकरण का प्रथम चरण, डेनमार्क के साथ युद्ध 1864। शेल्स्विक तथा हॉलस्टाइन नामक दो रियासतों पर डेनमार्क का आधिपत्य तो था, परंतु अविभाज्य अंग नहीं माना जाता था। इस प्रकार इन डचियों पर अधिकार को लेकर विवाद था। 10वीं शताब्दी से ही इन डचियों पर अधिकार को लेकर विवाद चला आ रहा था। हॉलस्टाइन तथा शेल्स्विक में जर्मन बहुमत तो था, परंतु वहां डैन लोग भी निवास करते थे। कालांतर में डेनमार्क ने दोनों डचियों पर पूर्ण अधिकार कर नियंत्रण कर लिया, जिसका जर्मन लोगों ने विरोध किया। इस विवाद को सुलझाने के लिए 1852 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन बुलाया गया। लंदन सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि डेनमार्क का इन डचियों पर अधिकार तो रहेगा, परंतु पूर्णतः इनका विलय नहीं कर सकता है। लंदन की संधि का 10 वर्षों तक पालन किया गया, परंतु 1863 में डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक सप्तम ने नए संविधान के तहत हॉलस्टाइन पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर लिया, जिससे लंदन की संधि भंग हो गई। इस प्रकार जर्मनी संघीय डाइट ने डेनमार्क के खिलाफ कार्यवाही करने का मानस बना लिया, जिसकी परिणति 1864 के युद्ध में हो गई। इन परिस्थितियों को बिस्मार्क ने भुनाया और अपनी योग्यता एवं कूटनीतिक क्षमता का परिचय दिया। प्रशिया के नाविक विकास के लिए हॉलस्टाइन एवं शेल्स्विक बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकते थे, क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति सामरिक दृष्टि से उपयोगी थी। इसीलिए बिस्मार्क इन्हें जर्मनी में मिलाना चाहता था। एक बार बिस्मार्क ने अपना मंतव्य व्यक्त किया कि मैंने प्रारंभ से ही डचियों पर प्रशिया का आधिपत्य चाहा था, परंतु वह अभी इन स्थिति में नहीं था। इसीलिए उसने ऑस्ट्रिया का समर्थन जुटाने का प्रयास किया। जनवरी 1864 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ समझौता करके डचियों की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। इस प्रकार ऑस्ट्रिया के साथ प्रशिया की दोस्ती बिस्मार्क की प्रथम विजय मानी जाती है। प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने डेनमार्क की विस्तारवादी नीति के खिलाफ कदम उठाते हुए उन्हें ललकारा, परंतु डेनमार्क को इंग्लैंड से सहायता मिलने की आशा के कारण उसने इसकी कोई परवाह नहीं की। इसकी परिणति फरवरी 1864 में ऑस्ट्रिया और प्रशिया की संयुक्त सेनाओं द्वारा डेनमार्क पर आक्रमण के रूप में हुई। डेनमार्क को आशा अनुरूप युद्ध में कहीं से भी सैन्य सहायता नहीं मिली, जिसके परिणाम स्वरूप उसे हार का मुंह देखना पड़ा और अक्टूबर 1864 ईस्वी की वियना संधि के अनुसार युद्ध समाप्त हो गया। इसके अनुसार प्रशिया एवं ऑस्ट्रिया का शेल्स्विक, हॉलस्टाइन और लावेनबुर्ग की डची पर अधिकार हो गया। इन डचियों पर अधिकार को लेकर ऑस्ट्रिया एवं प्रशिया में मतभेद हो गया। ऑस्ट्रिया की इच्छा थी कि हॉलस्टाइन और शेल्स्विक पर उसका अधिकार हो, परंतु बिस्मार्क स्वयं इन पर आधिपत्य चाहता था। इस विवाद का निपटारा 14 अगस्त 1865 को गेस्टाइन नामक स्थान पर एक समझौते के साथ हुआ। समझौते में यह तय किया गया कि शेल्स्विक और लावेनबुर्ग की डचियों पर प्रशिया का अधिकार रहेगा और ऑस्ट्रिया को हॉलस्टाइन से ही संतोष करना पड़ेगा। गेस्टाइन समझौता बिस्मार्क की कूटनीतिक उपलब्धि मानी जा सकती है। गेस्टाइन समझौते के द्वारा बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के दूसरे चरण का बीजारोपण कर दिया। भविष्य में डचियों पर अधिकार को लेकर ऑस्ट्रिया के साथ बिस्मार्क का युद्ध अवश्यंभावी हो गया। अब नेक्स्ट लेंगे हम एकीकरण का द्वितीय चरण, प्रशिया और ऑस्ट्रिया युद्ध, सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी। गेस्टाइन समझौते के साथ ही जर्मनी के एकीकरण के द्वितीय चरण की शुरुआत हो जाती है। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए उसे मित्रहीन बनाने का प्रयास किया। इसके अलावा यूरोप में जर्मनी के लिए अनुकूल वातावरण एवं अपने सम्राट का सहयोग और समर्थन प्राप्त करना भी लक्ष्य बनाया। बिस्मार्क ने रूस को मित्र बनाने के लिए पोलैंड में हुए विद्रोह को शांत करने में रूस की मदद की। इंग्लैंड पहले से ही अलगाव की स्थिति में था। उसे चिंता सिर्फ नेपोलियन तृतीय की थी। उसने बियारिट्ज नामक स्थान पर नेपोलियन तृतीय से 1865 में मुलाकात की। इसका परिणाम यह निकला कि नेपोलियन तृतीय ने बिस्मार्क का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होने पर तटस्थ रहने का आश्वासन देते हुए यह अपेक्षा की थी कि उसे बिस्मार्क द्वारा कुछ न कुछ उपहार अवश्य मिलेगा। उसे राइन प्रदेश मिलने की आशा थी। बिस्मार्क बहुत कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था।
उसने नेपोलियन तृतीय से मिलने के साथ ही इटली के प्रमुख राज्य पिडमोंट सार्डिनिया से भी मित्रता का हाथ मिला लिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने इटली के प्रदेश वेनेशिया पर अधिकार कर रखा था। इसीलिए बिस्मार्क को विश्वास था कि इटली का सहयोग उसे मिल जाएगा। अब बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध का बहाना ढूंढने लगा। हॉलस्टाइन डची की जनता ऑस्ट्रिया के शासक से क्रोधित थी। ऑस्ट्रिया कील में ड्यूक ऑफ ऑगस्टनबर्ग के पक्ष में चल रहे आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहा था। इसका प्रशिया ने विरोध किया। ऑस्ट्रिया ने विरोध का उत्तर देते हुए 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया एवं प्रशिया के मध्य की संधि को समाप्त करने की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। ऑस्ट्रिया एवं प्रशिया के मध्य इस युद्ध का निर्णय 7 सप्ताह में हो गया। इसीलिए इसे इतिहास में 7 सप्ताह का युद्ध 16 मई 1866 से 3 जुलाई 1866 नाम से जाना जाता है। 3 जुलाई 1866 को सेडोवा नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ। इसमें ऑस्ट्रिया की सेना पराजित हुई। युद्ध स्थगन के पश्चात बिस्मार्क का 26 जुलाई को ऑस्ट्रिया से निकोल्सबर्ग स्थान पर संधि वार्तालाप हुआ, जिसको मूर्त रूप प्राग में 23 अगस्त 1866 को दिया। इसे प्राग की संधि कहते हैं, जिसकी शर्तें इस प्रकार से थीं। पहली, ऑस्ट्रिया ने पुराने जर्मन परिसंघ के विघटन को स्वीकार कर लिया। दूसरा, युद्ध हट जाने के रूप में ऑस्ट्रिया को 30 लाख पाउंड प्रशिया के लिए देना तय हुआ। तीसरा, मेन्स नदी के उत्तर में स्थित राज्यों का प्रशिया के नेतृत्व में एक नया संघ उत्तरी जर्मनी परिसंघ बन जाने की ऑस्ट्रिया ने स्वीकृति दे दी। और चौथा, हनोवर, हॉलस्टाइन, शेल्सविक, हेस्कासेल, नासाउ आदि राज्यों को प्रशिया में सम्मिलित कर लिया गया। यह युद्ध यूरोपीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। इसके पश्चात प्रशिया की स्थिति मजबूत हो गई, उसकी सीमाओं का विस्तार हुआ। बिस्मार्क को इस युद्ध के पश्चात यूरोप में कुशल राजनीतिज्ञ समझा जाने लगा। प्रशिया के उदारवादी अपना उदारवाद भूलकर बिस्मार्क के कायल हो गए। ऑस्ट्रिया की प्रतिष्ठा कम हुई, जिसका प्रभाव साम्राज्य के संगठन पर पड़ा। इटली से ऑस्ट्रिया का संबंध विच्छेद हो गया। राजनयिकों ने इस युद्ध के पश्चात कहा कि सेडोवा की भूमि पर ऑस्ट्रिया का नहीं, फ्रांस की हार हुई। यूरोपीय राजनीति में फ्रांस और नेपोलियन तृतीय का प्रभाव कम हो गया। अब नेक्स्ट लेंगे हम एकीकरण का तीसरा चरण, फ्रांस प्रशिया युद्ध 1870। सेडोवा युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार यूरोपीय इतिहास की एक आश्चर्यचकित कर देने वाली एवं निर्णायक घटना थी। यूरोप के राजनीतिक संतुलन पर इस घटना का अद्भुत प्रभाव पड़ा। युद्ध में मिली प्रशिया की विजय के परिणाम स्वरूप उसने यूरोपीय शक्तियों को विस्मित कर दिया। इसके विपरीत फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय के सम्मान और प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंची। बिस्मार्क यह भली भांति जानता था कि फ्रांस से युद्ध किए बिना जर्मनी का पूर्ण एकीकरण संभव नहीं है, क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी राज्य फ्रांस के अधीन थे। फ्रांस प्रशिया के युद्ध कुछ कारणों के द्वारा अवश्यंभावी हो गए, जो इस प्रकार से हैं। पहला, फ्रांस सेडोवा युद्ध में अपनी पराजय का बदला लेना चाहता था। दूसरा, ऑस्ट्रिया की पराजय से प्रशिया का यूरोप में वर्चस्व कायम हो गया, जो कि फ्रांस के लिए असहनीय था। तीसरा, नेपोलियन तृतीय को सेडोवा युद्ध के समय तटस्थ रहने पर कुछ उपहार मिलने की आशा थी, जबकि बिस्मार्क ने उसे कुछ नहीं दिया। चौथा, नेपोलियन तृतीय हॉलैंड के शासक से लग्जमबर्ग खरीदना चाहता था, परंतु जर्मन राष्ट्रवादियों के दबाव के कारण बिस्मार्क इसके विरुद्ध हो गया, जिसकी तीव्र प्रतिक्रिया फ्रांस में हुई और लग्जमबर्ग की समस्या पर विचार करने के लिए 1867 में लंदन सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें लग्जमबर्ग को तटस्थ राज्य मान लिया गया। इस प्रकार नेपोलियन तृतीय और हताश हो गया। पांचवा, 1868 ईस्वी को स्पेन की महारानी इसाबेला द्वितीय को राज सिंहासन से अपदस्थ कर वहां की जनता ने प्रशिया के राज परिवार के सदस्य लियोपोल्ड को शासक नियुक्त कर दिया। प्रशिया और स्पेन का यह मिलाप फ्रांस को पसंद नहीं आया। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय ने फ्रांसीसी राजदूत के माध्यम से प्रशिया के सम्राट से यह मांग की कि वह भविष्य में कभी भी लियोपोल्ड या उसके किसी भी वंशज को स्पेन का उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करे। प्रशिया का सम्राट विलियम उन दिनों एम्स नगर में था। अगले दिन विलियम दूसरी जगह प्रस्थान कर गया और फ्रांसीसी राजदूत से जो संवाद हुआ उसकी सूचना तार द्वारा बिस्मार्क को भिजवा दी। तार बिस्मार्क को 13 जुलाई 1870 को प्राप्त हुआ। तार को पढ़कर बिस्मार्क को निराशा हुई। उसने तार में कोई फेरबदल नहीं करते हुए समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दिया। तार के संक्षिप्त रूप को पढ़कर दोनों देशों की जनता में एक दूसरे के प्रति जन आक्रोश बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप 15 जुलाई 1870 को फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मन सेनाओं ने 3 ओर से फ्रांस पर धावा बोल दिया।
अगस्त के प्रारंभ में फ्रांसीसी विसेनबर्ग प्रांत में पराजित हुए तथा प्रशिया की सेना अल्सास तक पहुंच गई। 18 अगस्त को ग्रेवलाट युद्ध में भी फ्रांसीसी सेना की हार हो गई और अंततः 1 सितंबर 1870 को सेडान युद्ध में फ्रांसीसी सेना को पूर्णतः जमींदोज कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप नेपोलियन तृतीय ने लगभग 83,000 सेना सहित आत्मसमर्पण कर लिया और 4 सितंबर 1870 को वहां गणतंत्र की स्थापना हो गई। जर्मन सेना युद्ध करते पेरिस तक पहुंच गई और 18 जनवरी 1871 को वर्साय के राजमहल में बिस्मार्क ने विलियम प्रथम का राज्याभिषेक करवाया। अब लेंगे हम फ्रैंकफर्ट की संधि। 26 फरवरी 1871 को फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य प्रारंभिक संधि हुई, जिसने अंतिम रूप 10 मई 1871 को लिया और इसकी शर्तें इस प्रकार से थीं। पहली, अल्सास एवं लॉरेन प्रदेश से फ्रांस ने अपना अधिकार छोड़कर जर्मनी का स्वामित्व स्वीकार कर लिया। दूसरा, क्षतिपूर्ति के रूप में फ्रांस ने जर्मनी को 500 करोड़ फ्रैंक की धनराशि देने का वचन दिया। यह भुगतान 3 वर्ष में होना तय किया गया। तीसरा, जब तक फ्रांस क्षतिपूर्ति की राशि जर्मनी को नहीं दे देगा, तब तक जर्मनी की एक सैनिक टुकड़ी फ्रांस में रहेगी और उसका संपूर्ण खर्च फ्रांस सरकार वहन करेगी। अब लेंगे फ्रांस प्रशिया युद्ध के परिणाम। पहला परिणाम, जर्मनी की यूरोप में तथा बिस्मार्क की जर्मनी में प्रतिष्ठा स्थापित हो गई। दूसरा, प्रशिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण हो गया। तीसरा, अल्सास तथा लॉरेन प्रदेश जो कि कोयले के प्रमुख केंद्र थे पर जर्मनी का अधिकार हो गया। चौथा, फ्रांस में नेपोलियन तृतीय के साथ साथ द्वितीय साम्राज्य का अवसान तथा तृतीय गणराज्य की स्थापना हो गई। पांचवा, जर्मनी में संघीय संविधान बनाया गया। अब हम लेंगे जर्मनी के एकीकरण की समीक्षा। एक राष्ट्र के रूप में जर्मनी के जन्म ने मध्य यूरोप में एक सशक्त राष्ट्र की स्थापना कर दी, जिसने पश्चिमी यूरोप की श्रेष्ठता को जमींदोज कर दिया और शक्ति संतुलन बिगड़ गया। यहीं से यूरोप में क्षेत्रीय शीत युद्ध की स्थिति कमोवेश बनने लगी, जो अंततः 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के रूप में मूर्तता ग्रहण करती है। जर्मनी का एकीकरण जिस यथार्थवादी एवं सैन्यवादी तरीके से हुआ, उसने जर्मनी में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित नहीं होने दिया। क्रमशः जर्मनी में सैन्यवाद ही सत्ता का स्वरूप बन गया। इससे प्रथम विश्व युद्ध तो हुआ ही, लेकिन इसी के पैदाइश हिटलर ने दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध के मुख में भी ढकेल दिया। तो ये था जर्मनी का राष्ट्रीय एकीकरण के विभिन्न चरण।